स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि डीएनए की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, है ना। उसके अलावा हमने बहुत सारे 3 प्रकार के, बहुत सारे तो नहीं, 3 प्रकार के हमने प्रयोग किए थे। ग्रिफिथ के प्रयोग, इस तरह से 3 टाइप के हमने प्रयोग किए थे। हर्षिचेज के प्रयोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग हैं, वो एक्सपेरिमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी आनुवांशिक पदार्थ के गुणों के बारे में, कि एक आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है तो उसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से वो आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि सबसे अच्छा आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए को माना गया है। ऐसा क्यों, वो आपको पहले वाली क्लास जाकर देखनी पड़ेगी, उसमें सारे रीजंस मैंने बताए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा वो टॉपिक हो गया था। अब अगला जो टॉपिक था हमारा, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर बड़ा सा टॉपिक दे रखा है, एक आरएनए संसार, है ना। उस संसार में क्या पढ़ना है, आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें, आरएनए के कार्य पढ़ने हैं हमें, है ना। आरएनए कितने टाइप का होता है, सब कुछ आरएनए संसार में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास लेकर आई हूँ आज, कि कुछ बच्चों की मांग आ रही थी कि आप पेड कोर्स लॉन्च कीजिए और पेड कोर्स के माध्यम से आप बच्चों को जो भी सारे जितने भी लेसन हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सारे लेसन करवाना पॉसिबल नहीं होता है, तो पेड कोर्स के माध्यम से आप करवाइए उसके ऊपर लेसन और सारा कोर्स करवाइए। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज एक न्यूज़ लेके आई हूँ इसके बारे में, कि भाई हमारा पेड कोर्स जो है अडानी एजुकेशन के ऐप के ऊपर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। 15 तारीख से ही पेड कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और उसकी जानकारी अगले वीडियो के अंदर एक अलग से वीडियो बनाकर, एक अलग से वीडियो या एक अलग से जो भी टाइम मिलेगा जब भी, तो वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगी कि कैसे क्या करना है उसमें, अगर आप एडमिशन लेना चाहें। और उसके अंदर सारा का सारा कोर्स करवाया जाएगा, उसमें टेस्ट भी होंगे, है ना। और सभी कुछ नोट्स वोट्स जो भी आपको चाहिए वो सभी उसके अंदर, जैसे ऑफलाइन के अंदर क्लासेस होती है वैसे की वैसी इसमें भी क्लासें होंगी, है ना। तो बहुत ही जल्दी से पेड कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। जिनको भी, जो भी बच्चे ये पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, है ना, जो भी आपके छोटे भाई बहन हो जो पहले 11th में थे अब 12th में आने वाले हैं बहुत जल्दी, अगर वो भी ये पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं 12th का, बायोलॉजी और दूसरी भी क्लासेस सारी स्टार्ट होगी, उसके ऊपर केमिस्ट्री भी चलेगी, उस पर मैथ फिजिक्स से सारी क्लासेस जो है वो चलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बार जो भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल देना है, सर के जो भी ये नंबर चल रहे हैं आपके, उनके ऊपर नंबर मैसेज डाल दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, जिनको भी पेड कोर्स खरीदना है उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी, उसके लिए अलग से जानकारी लेंगे हम। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, आज के टॉपिक से पहले मैं आपको पिछले वाली जो क्लास थी उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई थी मेरे से, और मुझे भी उस टाइम पता नहीं चला, और उसके बाद में मैंने जब वापस कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी तब मुझे पता चला कि वहाँ पर मैंने क्या किया था कि सेंट्रल डोगमा जो सिद्धांत हमने पढ़ा था उसके अंदर, वैसे सेंट्रल डोगमा जब सिद्धांत मैंने पहले पढ़ाया था तब मैंने बिल्कुल सही जानकारी दी थी, उसमें सही से लिखा था, लेकिन जल्दबाजी में पिछली बार लास्ट वाले वीडियो के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई थी। और वो गड़बड़ क्या हुई थी कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उनको कहते क्या है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उनको हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में मैंने बिल्कुल सही लिखवाया था ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में मैंने सही लिखवाया था, बट इसकी हिंदी जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो ट्रांसक्रिप्शन को अनुवादन नहीं अनुलेखन कहा जाता है, अनुलेखन, है ना। ये मुझसे गड़बड़ हो गई थी, वहाँ पर जल्दबाजी में मुझे पता नहीं चला था और मैंने अनुवादन करवा दिया था, है ना। क्या है, दोनों में अनु लगा हुआ है तो मुझे पता नहीं चला था इसका, अनुलेखन। और यहाँ पर आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, और इसी को हम कहते हैं अनुवादन, अनुवादन। ठीक है ना। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम शायद आपने यहाँ पर गलत लिखवा दिया है, शायद नहीं, वो वैसे बिल्कुल आपने सही कहा था, वो गलत ही था। ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेखन कहा जाता है और ट्रांसलेशन को अनुवादन कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में मैंने बिल्कुल सही कहा था कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा, ये बिल्कुल सही था, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी तो आप उसको सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं आरएनए संसार। आरएनए संसार के बारे में पढ़ लेते हैं। आरएनए संसार है क्या,
कुछ नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस संसार में क्या है, वो बिल्कुल डीएनए जैसे ही है। कुछ डिफरेंस हैं उसमें और कुछ प्रकार आएंगे, जैसे डीएनए के तो वैसे हमारे कोर्स में प्रकार दे ही नहीं रखे हैं, लेकिन आरएनए के ज़रूर प्रकार हैं, तो वो हमें ज़रूर पढ़ने हैं। चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए भी बहुत सारे जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। जैसे हमारी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हमारे में डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। ठीक है, अब आरएनए उनमें आनुवंशिक पदार्थ हैं, ठीक है भाई। तो आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? आरएनए में क्या होता है? जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, उसमें प्यूरिन और पाइरिमिडिन द्वारा वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो आरएनए में क्या फ़र्क होता है? आरएनए और डीएनए में फ़र्क बाद में देखेंगे, पहले हम आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो आरएनए जो है, सबसे पहले आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है वो बच्चों को आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आरएनए पूरा पढ़ लिया, हमें तो पता ही नहीं है आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। जैसे डीएनए की क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे ही आरएनए की क्या हो जाएगी? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं आरएनए जो होता है वो पाया कहाँ जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए हमारी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है आरएनए पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये देख लेते हैं पहले। तो आरएनए जो है वो डीएनए के समान ही है, लेकिन कुछ इसके अंदर कुछ जो है वो कुछ हद तक डीएनए से वो अलग है। ठीक है, वैसे वही प्यूरिन पाइरिमिडिन पाए जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इसमें भी होगी, लेकिन कुछ जो है इसके अंदर अंतर है। अब वो अंतर क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर की। तो आरएनए डीएनए से किस प्रकार से भिन्न है? तो आरएनए के अंदर, अच्छा डीएनए की स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आरएनए की स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान हो जाएगा। डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि डीएनए के अंदर, डीएनए में क्या होता है? डीएनए के अंदर क्या होता है? शर्करा जो होती है डीएनए के, अच्छा डीएनए और आरएनए में दोनों में ही क्या होती है? पेंटोज शर्करा होती है। तो डीएनए के अंदर जो शर्करा होती है, जो पेंटोज शर्करा होती है, वो कौन से प्रकार की होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। किस में होती है? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। जबकि अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा होगी? पेंटोज शर्करा तो है ही, हमने बात की थी, मैंने क्लास के फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि पेंटोज शर्करा जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो राइबोज शर्करा और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए के अंदर। जबकि आरएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा के स्थान पर कौन सी शर्करा पाई जाएगी? राइबोज शर्करा पाई जाएगी। कौन सी? राइबोज शर्करा पाई जाएगी। ठीक है, दोनों में अंतर भी साथ के साथ हो रहे हैं और आप ये भी जान सकते हो कि भाई आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आरएनए के अंदर सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें क्या होगा? सेम तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी लगभग सेम ही होती है। बट उसमें क्या होता है कि डीएनए में जैसे डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, वैसे ही आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा होती है। अब कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा कि मैम डीऑक्सी राइबोज शर्करा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, राइबोज शर्करा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। पहली ही क्लास के अंदर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना के बताई थी आपको। रिंग स्ट्रक्चर कैसी होती है वो बताई थी मैंने आपको, कैसे बनती है वो भी मैंने आपको बताई थी, है ना। तो अच्छा, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो 2' पर जो कार्बन होता है उसमें एक ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, जबकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कैसे होता है चलो मैं बता ही देती हूँ। जैसे ये पेंटोज शर्करा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है और यहाँ पर होता है कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीएनए के अंदर यहाँ पर क्या होगा? एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर क्या होगा? एक OH होगा। ठीक है, लेकिन अगर राइबोज शर्करा की बात करें तो इनमें क्या होगा कि इस प्रकार से जो पेंटोज शर्करा पाई जाएगी उसमें क्या होगा?
यहाँ पर भी हाइड्रोजन समूह, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, यानी कि इन दोनों जगहों पर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर दोनों पर ही क्या होंगे, OH समूह होंगे, जबकि कार्बन यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर, यानी कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर तो हाइड्रोजन होगा और कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH समूह होगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है इसमें। 3 सबसे बड़े अंतर हैं इनमें। तो पहला अंतर हमने क्या कर लिया कि DNA के अंदर राइबोस शर्करा कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, या हम यूँ कह सकते हैं पेंटोस शर्करा कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और RNA के अंदर कौन सी होती है, राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, मिटा दूँ ये। चलिए, अच्छा दूसरा जो अंतर है, पहला अंतर तो यही हो गया, पहली चीज़ तो ये हो गई कि देखिए RNA के अंदर राइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। दूसरा अंतर हम बात करते हैं दूसरे अंतर की, तो आपने देखा था कि DNA के अंदर जो एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है उसे हम कहते हैं थाइमिन कहते हैं। वहीं RNA के अंदर इस थाइमिन की जगह पर कौन पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाएगा। ये भी क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है, लेकिन RNA के अंदर थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है, या यूरेसिल भी बोल सकते हो आप इसे हम किससे शो करते हैं, U से, और थाइमिन को T से। आई बात समझ में? ठीक है, तो DNA के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो थाइमिन होता है, लेकिन RNA के अंदर थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है। अच्छा, बाकी सबके सब वही होंगे, जैसे कि इसके अलावा इसमें थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, बाकी DNA के अंदर और कौन कौन से पाए जाएंगे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, वो सब इसमें भी है और इसके अंदर भी होंगे, इसमें भी एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। केवल और केवल थाइमिन की जगह कौन आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा अंतर। तीसरे अंतर की बात करें तो DNA जो होता है, DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, और इसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। DNA के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, जबकि RNA के अंदर, RNA में केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। RNA के अंदर केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। यानी कि अगर आप देखो DNA की स्ट्रक्चर, तो DNA के अंदर ये इस तरह से द्विरज्जु की मिलेगा आपको, है ना, एक 5' टू 3' और एक 3' टू 5'। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी DNA की, है ना। तो ये द्विकुंडलित होता है, जबकि RNA की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये भी 5' टू 3' या 3' टू 5' हो सकता है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, द्विरज्जु की, जबकि RNA जो होगा वो कैसा होगा, एक रज्जु की होगा। ठीक है ना, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि RNA में केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, जबकि DNA के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये हो गए आपके बेसिक से अंतर भी कह सकते हो आप, या फिर आप इसको स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो। भाई RNA जो है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि RNA में और DNA में क्या अंतर है, या फिर RNA किस प्रकार से DNA से अलग है। तो RNA DNA से कैसे अलग है, RNA के अंदर डीऑक्सी राइबोस शर्करा नहीं पाई जाती है, केवल कौन सी पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि DNA में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, DNA के अंदर थाइमिन होता है नाइट्रोजनी क्षारक, जबकि थाइमिन की जगह पे RNA में कौन होता है, यूरासिल होता है। बाकी सेम टू सेम ही नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे, जैसे एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, RNA के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, पूरक होती है, जबकि RNA के अंदर केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। यानी कि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, RNA एक रज्जु की होता है। अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसके नेक्स्ट आगे प्रकार की बात करते हैं। हो गया, चलो। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है नीचे से, तो मैंने आपको बता दिया है कि RNA में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है, अच्छा आगे तो श्रृंखला तो लिखना भूल ही गई मैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, और इसके यहाँ पर भी आप लिख लोगे श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला।
इतने तो आप बहुत, वैसे मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, इतना तो आप लिख ही सकते हो। चलो जी, ये हो गया अपना आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए के अंदर क्या क्या होती है, क्या चीज़ें होती है। एक तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा की जगह पे राइबोस शर्करा होती है, और थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है, ठीक है। और एक हमने क्या पढ़ा कि आरएनए जो है वो केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जबकि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ये कुछ अंतर है ना। तो स्ट्रक्चर भी हो गई और अंतर भी हो गए अपने। अब हमें पढ़ने हैं इनके प्रकार। मेनली आरएनए कितने प्रकार का होता है वो पढ़ना है ना। तो आप मुझे आंसर करेंगे, बच्चे पढ़ चुके होंगे, इतना तो चैप्टर पढ़ ही चुके होंगे स्कूलों के अंदर। तो आरएनए जो है वो मेनली कितने टाइप का होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे अब 3 टाइप का। तो भैया आरएनए जो है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अब 2 प्रकार का कैसे हो गया भाई, 2 प्रकार का ही होता है। देखो, एक होता है आनुवंशिक आरएनए, आनुवंशिक आरएनए, एक होता है आनुवंशिक आरएनए, और दूसरा होता है अनआनुवांशिक आरएनए, अनआनुवांशिक आरएनए, ठीक है, समझना ध्यान से। अनआनुवांशिक, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, है ना, काम आएगा, मेरे थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे यहाँ पर। तो दूसरा होता है अपने पास में अनआनुवांशिक, अनु क्यों लिख रही हूँ मैं, अनआनुवांशिक, अनआनुवांशिक आरएनए, ठीक है। सुन लो भैया, आरएनए के हम पढ़ रहे हैं प्रकार, और आरएनए के प्रकार जो में हम पढ़ रहे हैं कि भाई आरएनए जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आनुवंशिक आरएनए, दूसरा होता है अनआनुवंशिक आरएनए। अब आनुवंशिक आरएनए जो है इसी को हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं, जेनेटिक आरएनए। क्या कहेंगे, जेनेटिक आरएनए। और हमारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अनआनुवंशिक वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अनआनुवंशिक आरएनए को क्या कहेंगे, नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। आनुवंशिक आरएनए को जेनेटिक आरएनए कहा जाता है और अनआनुवंशिक आरएनए को नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। अब ये आनुवंशिक आरएनए क्या होता है, तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल में हम देखेंगे कि जैसे कि रियो वायरस है, रियो वायरस है, ठीक है। इसके अलावा रेट्रोवायरस हैं, रेट्रोवायरस हैं, टीएमवी, टीएमवी कौन सा होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना, टीएमवी वायरस है। और इसके अलावा क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ये कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। इन सभी के अंदर और भी है ऐसे बहुत सारे, आगे हम आदि लिख सकते हैं, है ना। आदि के अंदर जो आरएनए होता है वो आनुवंशिक प्रकार का होता है, जैसे कि रियो वायरस, रेट्रोवायरस, टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। इनके अंदर जो आरएनए होता है वो किस प्रकार का होता है, आनुवंशिक प्रकार का होता है। अब आनुवंशिक आरएनए का क्या मतलब है, अब आप पढ़ चुके हो भाई, आरएनए और डीएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। कुछ वायरस के अंदर आनुवंशिक आरएनए पाया जाता है, जैसे कि वो काम क्या करेगा, जो हमारे में डीएनए काम कर रहा है वही आरएनए इनके अंदर भी काम करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, सूचनाओं का स्थानांतरण करने का काम करेगा। ऐसा आरएनए क्या कहलाएगा, ऐसा आरएनए क्या कहलाएगा, आनुवंशिक आरएनए कहलाएगा। ऐसा आनुवंशिक आरएनए, या यूं कह सकते हैं कि ऐसा आरएनए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करवाएगा। ये कुछ वायरस में पाया जाता है, जैसे कि रियो वायरस हो गया, रेट्रोवायरस हो गया, टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जिनके अंदर ये आरएनए पाया जाता है। ऐसे आरएनए को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक आरएनए कहेंगे। आगे बात समझ में। अब आते हैं हम अनआनुवंशिक आरएनए के ऊपर। अनआनुवंशिक आरएनए किसे कहते हैं, तो अनआनुवंशिक आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम नहीं करेगा, इसके और अलग अलग काम होंगे। अब वो कार्य जो है उनके प्रकार पर डिपेंड करेंगे। इसका मतलब है कि अनआनुवंशिक आरएनए भी से क्या हो जाता है,
3 टाइप का हो जाता है। तो अनानुवांशिक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहले नाम जानेंगे फिर उनके काम जानेंगे। तो अनानुवांशिक के भी ये क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो अनानुवांशिक आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आरएनए की बात करते हैं। कौन सा आरएनए होगा? आरएनए। आरएनए इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। दूसरे हम आरएनए की बात करते हैं एमआरएनए। क्या कहते हैं? एमआरएनए। इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए कहेंगे। और तीसरा जो प्रकार है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए या फिर इसी का एक और नाम क्या है? स्थानांतरण आरएनए। ट्रांसफर आरएनए या इसी को हम कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। एक मिनट मुझे चेक करने दो, शायद यहां तक तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कट गया है, तो कोई नहीं, मैं आपको आगे लिख के दिखा देती हूँ इसको, है ना। तीसरा प्रकार है ना, वो आगे लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो हमने क्या पढ़ा कि आनुवांशिक आरएनए 3 प्रकार का होता है। अनानुवांशिक आरएनए 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, और एक कौन सा होता है तीसरा प्रकार में यहाँ लिख रही हूँ, इसको हम कहते हैं टीआरएनए। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए या फिर इसी को हम कहते हैं स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। तो ये 3 प्रकार के आरएनए हो गए। और ये किसके प्रकार है? अनानुवांशिक आरएनए के प्रकार हैं। अब सुनेंगे ध्यान से। आरएनए जो है वो 2 प्रकार का होता है मेनली। कौन कौन सा? एक होता है आनुवांशिक आरएनए, एक होता है अनानुवांशिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए ऐसा आरएनए जो कि क्या करेगा? आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएगा, वो उसमें आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। ऐसे आरएनए को हम आनुवांशिक आरएनए कहेंगे। और ऐसा आरएनए किस में पाया जाएगा? कुछ वायरस के अंदर पाया जाएगा, जिसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरे आरएनए की बात करते हैं तो दूसरा आरएनए जो होता है वो अनानुवांशिक आरएनए होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। और इसके जो है कार्य अलग हैं, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण नहीं करता है, उसके अलावा कुछ और भी कार्य हैं। मतलब यानी कहने का मतलब है कि ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता है। हमारे में आनुवांशिक पदार्थ तो कौन सा होता है? डीएनए होता है, और हमारे में यही आरएनए पाया जाता है। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है आरआरएनए, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। दूसरा होता है एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। और तीसरा होता है टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अनानुवांशिक आरएनए के ये 3 प्रकार हैं। आज हमें मेनली इन 3 प्रकार के बारे में जानना है। इनकी स्ट्रक्चर, इनके जो भी कार्य हैं वो मेनली कार्य जानना है। स्ट्रक्चर तो सिर्फ हम टीआरएनए की पढ़ेंगे, बाकी इन तीनों के हमें क्या करना है? कार्य जानना है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट हम इनके कार्य और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हो गया? चलो मिटा दूं। मैं एक एक आरएनए को पढ़ाने से पहले मैं आपको तीनों आरएनए के कार्य एक साथ बताऊंगी, ताकि आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है कि भाई आरएनए क्या काम करता है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, है ना। इस बार मैंने सही बोला ना? अनुवादन ही कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है। अब ये चीज़ होती कैसे है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास आरएनए कितने हैं? 3 आरएनए हैं। तीनों में से सबसे पहले ले लो आप एमआरएनए को। ध्यान से समझना यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर जो मैं अभी समझा रही हूँ वो समझ में आ गया तो तीनों प्रकार के आरएनए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उनके कार्य भी समझ में आ जाएंगे। अब देखो होता क्या है। सबसे पहले आप ले लो एमआरएनए। ये ले लिया आपने
mRNA। एक मिनट, ये ले लिया आपने mRNA, ठीक है। हमें प्रोटीन बनाना है तो कैसे क्या होगा वो देखना है। ये mRNA है, इस mRNA के ऊपर कोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कोड लगे होते हैं। अब ये कोड क्या होते हैं हमें नहीं पता, तो कोड का हमारा एक टॉपिक है पूरा का पूरा, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अभी बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि कोड या कोडोन किसे कहते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड से बनने वाली वह भाषा। 3 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है आपको। 3 न्यूक्लियोटाइड को ही क्यों जोड़ना है इसका रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे। 3 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, ऐसा क्यों? तो 3 क्यों जोड़ते हैं वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि 3 न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनी वह भाषा जिस पर किसी अमीनो अम्ल को कोड करने का संकेत हो, है ना, इनको देखकर पता चलेगा कि हमें कौन सा अमीनो अम्ल लाना है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोडोन। अब यहाँ पर क्या लगे होंगे? कोडोन लगे होंगे। अब इसको कर लो आप 5 डैश और इसको कर लो आप 3 डैश। तो ये कौन है? पहली चीज़ तो ये कौन है? ये mRNA है। ये आपने क्या लिया है? mRNA। तो मैं इसको mRNA को यहाँ लिख लेती हूँ। ये कौन है? mRNA है। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? कोडोन लगे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगे हुए? कोडोन लगे हुए। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है कोडोन, हमें 3 का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पर मान लो कि AUG कोडोन लगा हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, आगे कोई भी लिख लो, ACG, AT। अच्छा, T होता है क्या? नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि RNA के अंदर तो यूरासिल पाया जाता है, तो AGU। अब ऐसा कुछ भी आप कोडोन लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। पहला मैंने AUG इसलिए लिखा है क्योंकि ये मिथायोनिन का कोडोन होता है। मिथायोनिन क्या होता है? एक अमीनो अम्ल होता है। तो अगर ये पहले आ जाएगा तो इसको देखकर हमें ये पता चलेगा कि अमीनो अम्ल कौन सा लाना है, मिथायोनिन लाना है, ठीक है। तो ये होता है mRNA। अब होता क्या है, rRNA जो होता है वो rRNA पाया किस में जाता है वो मैं पहले बता देती हूँ। rRNA पाया जाता है अपना किसमें? राइबोसोम के अंदर, इसलिए तो उसको क्या जाता है? राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA को RNA के अंदर कौन पाया जाता है? rRNA। अब क्या होगा, rRNA जो होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। rRNA की 2 भुजाएं होती है, आपको पता है। अच्छा सॉरी, rRNA नहीं, राइबोसोमल RNA जो है वो किस में पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। और राइबोसोम की भुजाएं कितनी होती है? 2 भुजाएं होती है। एक बड़ी भुजा या आप इसे कह सकते हो कि बड़ी उपिकाई, और एक कौन सी होती है? छोटी उपिकाई। चलो पहले समझा देती हूँ। rRNA जो है वो किस में पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम में पाया जाता है। और राइबोसोम की जो है 2 उपिकाइयाँ होती है या 2 इकाइयाँ होती है। एक तो होती है बड़ी उपिकाई और एक होती है छोटी उपिकाई, ठीक है। जैसे बर्गर होता है ना, बर्गर, एक छोटा बर्गर एक बड़ा बर्गर ले लो और उन दोनों को ऐसे जोड़ दो तो वो बन जाएगा अपना राइबोसोम। अब क्या करना है, इस राइबोसोम के अंदर कौन पाया जाता है? rRNA पाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नहीं, ऐसा होता है इसमें सेल में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम की जो बड़ी उपिकाई है, बड़ी उपिकाई तो जुड़ जाती है यहाँ पर ऊपर की साइड में, यहाँ पर बड़ी उपिकाई जुड़ जाती है। और यहाँ पर इसके नीचे जो है वो कौन सी जुड़ जाती है? छोटी उपिकाई। राइबोसोम की 2 उपिकाइयाँ होती है, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। एक बड़ी भुजा, एक छोटी भुजा, ये दोनों ही क्या कर जाती है? mRNA के ऊपर जुड़ जाती है। तो ये है कौन? ये राइबोसोम है। और राइबोसोम के अंदर कौन पाया जाता है? rRNA पाया जाता है। ये राइबोसोम है, ठीक है। और इसके अंदर पाया जाता है rRNA। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं भाई rRNA जुड़ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, ये यहाँ पर जुड़ गया। अब क्या होगा, अब आएगा tRNA। तो tRNA कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसकी स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे ना, ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा tRNA होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? tRNA। ये यहाँ पर पड़ा रहता है, नॉर्मली कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। अब होगा क्या यहाँ पर कि mRNA जो है, mRNA हमेशा ध्यान रखना, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोडोन लगे होते हैं। अब tRNA का काम क्या है? tRNA सबसे पहले इसके पास में आएगा, क्या करेगा? tRNA सबसे पहले यहाँ पर आएगा, वो क्या करेगा? कोडोन पढ़ेगा। जैसे कि पहला कोडोन पढ़ा उसने AUG कोडोन किसको कोड करता है? AUG जो कोडोन है वो किसके लिए होता है?
वो होता है अपना मिथायोनिन के लिए। मिथायोनिन क्या है? मिथायोनिन क्या है? AUG जो कोडोन है वो मिथायोनिन को कोड करता है, यानी मिथायोनिन का कोड होता है ये। मिथायोनिन क्या है? ये अमीनो अम्ल है। और हमारे जो सेल के अंदर या हमें जितने हमारे लिए आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कितने होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के, 20 अमीनो अम्ल नहीं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो AUG जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया मैंने, AUG जो है वो मिथायोनिन को कोड करता है। तो सबसे पहले tRNA यहाँ पर आएगा और वो देखेगा AUG को देखेगा, वो कहेगा कि चलो ठीक है भाई AUG है, ये AUG है। अब यानी कि हमें क्या लाना है? अब कोशिका द्रव्य के अंदर, मान लो कि ये सेल है और इस सेल के अंदर ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव्य है। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पड़े होते हैं? अमीनो एसिड पड़े होते हैं। तो tRNA का काम क्या है? tRNA इन अमीनो एसिड को अपने अंदर क्या करेगा? जोड़ेगा। tRNA क्या करेगा? उन अमीनो एसिड को उठाएगा, उठाकर यहाँ पर लाएगा। क्या करेगा? यहाँ पर लाएगा। और राइबोसोम जो RNA है उनके अंदर क्या करेगा? जैसे मान लो कि सबसे पहला आ गया ये अमीनो एसिड नंबर 1 आ गया। कौन लेके आया? tRNA लेके आया। ये अमीनो एसिड नंबर 1 आ गया, ठीक है। फिर वो दूसरा वापस जाएगा, दूसरी बार जाएगा। अब जैसे मान लो ACG है, ये कोई और अमीनो अम्ल का कोडोन है, तो फिर tRNA इसको पढ़ेगा और दूसरा अमीनो अम्ल लेके आएगा। मान लो कि वो अमीनो अम्ल लाया A2 है ना, दूसरा अमीनो अम्ल दूसरे प्रकार का है। अभी हमने अमीनो अम्ल के नाम भी नहीं देखे हैं, वो सब आगे आएंगे। तो अभी सिर्फ आप ये ध्यान रख लोगे, एक प्रकार का अमीनो अम्ल ये रह गया, दूसरा ये रह गया। तो अब क्या होगा? जैसे ही ये यहाँ पर लेके आएगा, अब राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम या इसके अंदर कौन पाया जाता है? rRNA पाया जाता है, इसमें rRNA है। तो rRNA इनको क्या करेगा? इन दोनों के बीच में देखो, अमीनो अम्ल मिलकर ही तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अगर आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखो तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल के जुड़ने से प्रोटीन बना होता है। एक अमीनो अम्ल, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अब हमें इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो इनके बीच में जो बंध बनाने का काम है, देखो इनके बीच में जो बंध बनाने का काम है वो कौन करेगा? rRNA करेगा। वो कौन करेगा? rRNA करेगा। आ गई बात समझ में? तीनों RNA के काम समझ में आए? नहीं समझ में आए होंगे मुझे पता है, लेकिन एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, तब अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब सुनो ध्यान से, फिर से समझना। देखो सबसे पहले आपने mRNA लिया। mRNA जो है इसको हम मैसेंजर RNA कहते हैं। mRNA का काम क्या है? टेम्पलेट का काम है, टेम्पलेट प्रदान। टेम्पलेट क्या होती है? देखो कोई भी चीज़ है जिसको देख कर अगर आप कोई और, मान लो कोई जैसे अमीनो अम्ल लाने का काम कर रहा है, इसके ऊपर जो है कोडोन लगे होते हैं। ये समझ लो कि इसके ऊपर कोडोन लगे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। अब इसके ऊपर कोडोन लगे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी भुजा से जो mRNA है, mRNA से कौन आकर जुड़ेगा? राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां आकर जुड़ेगी। बड़ी उप इकाई ऊपर जुड़ेगी, नीचे छोटी उप इकाई जुड़ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर कौन होता है? rRNA होता है। समझ में आ रही है बात? rRNA किसमें होता है? राइबोसोम के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो कोडोन लगे होते हैं, इनको पढ़ने का काम और कोशिका द्रव्य से उठाकर अमीनो अम्ल को लाने का काम कौन करेगा? tRNA करेगा। tRNA कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भी। तो tRNA क्या करता है? यहाँ पर सबसे पहले कोडोन पढ़ता है। यहाँ पर जैसे मान लो कि ये mRNA है, तो यहाँ पर tRNA, मैं जैसे मेरा फेस जो है वो tRNA यहाँ पर आएगा, वो देखेगा कि अच्छा पहला कोडोन ये है, फिर वो जाएगा कोशिका द्रव्य के पास, कोशिका द्रव्य से उठाकर लाएगा अमीनो अम्लों को। अमीनो अम्ल को ला वो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर मान लो कि रख दिया, ठीक है। अमीनो अम्लों को रख देगा। फिर RNA क्या काम करेगा? rRNA क्या करेगा? ऐसे अमीनो अम्लों के बीच में क्या करेगा? बंध बनाने का काम करेगा। अमीनो अम्लों के बीच में बंध बनेंगे, फिर अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, तभी तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा ना। अमीनो अम्लों के बीच में बंध बनेंगे तभी तो क्या बनेगा? आगे प्रोटीन बनेगा। आ गई बात समझ में? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पता है कि अभी तक कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, अभी ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। इसके पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर बाद में जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया आएगी ना, तब समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना सा समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वापस इसको हम कंटिन्यू बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए बेटा दूं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरएनए की, है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरआरएनए को। आरआरएनए को जो है हम क्या कहते हैं, सबसे पहला आरएनए हमारे पास में आ रहा है आरआरएनए, इसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। पहले हम इसकी कुछ नॉर्मल सी जानकारी लेंगे, फंक्शन वगैरह वैसे भी प्रोटीन निर्माण के टाइम पे आ ही जाएगा, तो हम सिर्फ इसकी नॉर्मल कहाँ पाया जाता है, कैसा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब देखेंगे, है ना। अगर किसी भी बच्चे को अभी जो समझाया है वो नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ना तो अपने आप तीनों के स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर तो अभी वैसे समझा ही दूंगी मैं, लेकिन फिर भी इनके फंक्शन जो है वो बाद में समझ में आ ही जाएंगे कैसे क्या होता है। तो आरआरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए इसको कहा जाता है। अब देखो पहली चीज तो ये कुल आरएनए का कितना प्रतिशत होता है, 80%। ये आरआरएनए कुल आरएनए 3 प्रकार के आरएनए, उसमें से 80% ये अकेला लेके बैठा है, इतना ज़्यादा अमाउंट में ये होता है। तो आरआरएनए जो है वो कितना होता है, कुल आरएनए का 80% होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं ये लिख सकती हूँ कि कोशिका द्रव्य में भी कहाँ पर ये आरआरएनए, भाई कोशिका द्रव्य में तो ये पाया जाता है नॉर्मली, लेकिन कोशिका द्रव्य में किस में, स्पेशली किस में, तो ये जो है राइबोसोम में उपस्थित होता है। ये लिख सकते हैं अपन, राइबोसोम में उपस्थित होता है, ये राइबोसोम में उपस्थित होता है। और इसका जो निर्माण जो है इसका वो कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है केंद्रिका में। कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। अब समझना ध्यान से, नॉर्मल सी जानकारी लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऐसा कैसा उतार लेना है। ये कुल आरएनए का कितना होता है, 80% होता है। कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। इसमें का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। यहाँ तक ठीक है। अब समझना, आपको पता है कि विकास के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में, अगर मैं इधर लिखूं कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है, यूकैरियोटिक जो कोशिका है इसके अंदर हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो कितने प्रकार का होता है या कौन से टाइप का होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि मैं बात करूं अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S प्रकार का, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है वो कौन से प्रकार का है, 80S प्रकार का है, 80S प्रकार का है। इस राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती हैं, इस 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है 60S उप इकाई और एक होती है 40S उप इकाई। एक तो होती है 60S उप इकाई और एक होती है 40S उप इकाई। ये बड़ी उप इकाई है, और ये छोटी उप इकाई है ना। वैसे पता ही चल रहा है देखने से ही। अब इनको क्या करना है, जोड़ के फिर ये मत बोल देना मैडम ये तो 80 नहीं हो रहे, ज़्यादा हो रहे, जोड़ना नहीं है इनको, ठीक है। चलो 60S बड़ी उप इकाई है ना। तो इसके अंदर देखो ये बड़ी है ना, तो इसमें कर दो आप कितने प्रकार के आरआरएनए। देखो ये वैसे राइबोसोम है तो राइबोसोम में आरआरएनए होंगे। अब आरआरएनए के भी हमें प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। तो राइबोसोम के हमें आरआरएनए के प्रकार पढ़ने हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पहली चीज़ तो हमें क्या पढ़ना है कि भाई 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम 80S प्रकार का है, ठीक है। अब उस राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती है, एक तो बड़ी जिसे अपन कहते हैं 60S उप इकाई और एक छोटी होती है जिसे अपन कहते हैं 40S उप इकाई। तो बड़ी है तो बड़े ज़्यादा कर लो, इसके अंदर राइबोसोम जो आरआरएनए है वो ज़्यादा कर लो। अब इसमें आरआरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो होता है 5S आरआरएनए, ठीक है। एक होता है अपने पास में 5.8S, 5.8
5.8 एस आर आर एन ए और एक हमें क्या करना है, एक लिख लो यहाँ पर 28 एस आर एन ए, 28 एस आर एन ए। ठीक है, समझ में आ गई बात। 60 एस बड़ी उप इकाई है, इसमें 3 प्रकार के आर आर एन ए पाए जाते हैं। एक पहला 5s, दूसरा 5.8s और एक है 28 एस आर एन ए पाया जाता है। जबकि जो 40 एस उप इकाई है इसमें बेचारा केवल एक प्रकार का आर एन ए पाया जाता है। कौन सा आर एन ए? 18 एस आर एन ए। ये किसमें पाया जाता है? 40 एस में। एक बार मुझे चेक करने दो, क्या ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो, तो इसमें पाया जाता है 18 एस आर एन ए पाया जाता है। आ गई बात समझ में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक जो कोशिका है उसमें टोटल कितने प्रकार के आर आर एन ए पाए जाते हैं? देखो 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने प्रकार के आर एन ए? 4 प्रकार के आर एन ए पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। यूकेरियोटिक कोशिका जो है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम कौन से प्रकार का होता है? 80s प्रकार का। और आप जानते हो कि भाई कि राइबोसोम के अंदर ही आरएनए पाया जाता है। 80s प्रकार का राइबोसोम है तो इसकी 2 उप इकाइयां हो गई, एक बड़ी 60s प्रकार की और एक छोटी 40s प्रकार की। 60s प्रकार की जो बड़ी उप इकाई है उसमें 3 प्रकार के आरएनए होंगे। कौन कौन से? एक तो 5s आरएनए, एक 5.8 और एक 28s आरएनए। ठीक है, आरएनए। और 40 में कौन सा होगा? 18s आरएनए होता है, 18s आरएनए होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें 4 प्रकार के आरएनए मिलते हैं। आगे बात समझ में। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मुझे उधर से मिटाना है। ले लिया? चलो, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, बराबर में कर लेती हूँ। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, वाह कोई नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें राइबोसोम कौन से प्रकार का होता है? देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम की मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका कोई है नहीं, रोल नहीं है, 11th में आता है ये टॉपिक। बट कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है ना। तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसकी भी 2 उप इकाइयां होती है, इसकी भी 2 उप इकाइयां होती है। एक तो होती है बड़ी उप इकाई और एक होती है छोटी उप इकाई। तो बड़ी उप इकाई जो होती है वो होती है 50s प्रकार की, ये बड़ी होती है, ठीक है। और छोटी कौन सी हो जाएगी? 30s प्रकार की, 30s प्रकार की। और ये कैसी होती है? छोटी उप इकाई होती है, छोटी उप इकाई होती है, ठीक है भैया। अब देखो 50s जो है इसके अंदर 2 प्रकार के राइबोसोम या 2 प्रकार के आरआरएनए कर दो। 50s जो बड़ी उप इकाई है राइबोसोम की, इसमें आरआरएनए पाए जाएंगे और आरआरएनए इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 5s आरआरएनए, 5s आरआरएनए, और एक होता है अपना 23 यानी 23s आरआरएनए, 23s आरआरएनए। एक तो होता है 5s यानी कि 5s आरआरएनए और एक होता है 23s आरआरएनए यानी कि 23 यानी 23 आरआरएनए, ठीक है। और छोटी उप इकाई है इसमें केवल एक प्रकार का होता है, कौन सा? 16s आरआरएनए, 16s आरआरएनए। इसका मतलब है कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में टोटल कितने प्रकार के आरआरएनए होते हैं? तो 1, 2, 3 कितने प्रकार के आरआरएनए होते हैं? 3 प्रकार के आरआरएनए। क्या लिख रही हूँ मैं? 3 प्रकार के आरआरएनए होते हैं। और जबकि हम बात करते हैं अगर यूकेरियोटिक कोशिका की, तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कितने प्रकार के आरआरएनए होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसके अंदर होते हैं 4 प्रकार के आरआरएनए, 4 प्रकार के आरआरएनए होते हैं, ठीक है भैया। तो ये आरआरएनए कौन सा किसमें कौन सा पाया जाता है वो आपको ध्यान रखना है।
एक बार फिर से समझेंगे इस चीज़ को, ये आगे इनमें से कुछ टॉपिक आने वाला है इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, और पढ़ भी लो, काम आएगा आगे। ठीक है भाई, आरआरएनए की बात की, आरआरएनए की हमने क्या बात की, आरआरएनए जो है इसका फुल नेम क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। क्यों? क्योंकि ये आरआरएनए किस में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ये कुल आरएनए का 80% होता है, कुल आरएनए का 80% ये होता है। ठीक है, ये राइबोसोम में उपस्थित होता है, अभी बात की। निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। अब हम बात करते हैं कि आरआरएनए कितना टाइप का होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी कोशिका में है। 2 प्रकार की कोशिका मिलती है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और हमारे पास नहीं, यूनिवर्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। 80S प्रकार के राइबोसोम की 2 इकाइयाँ होती है, एक तो 60S, एक बड़ी होती है जो कि, और एक होती है छोटी 40S। 60S आरआरएनए जो है इसके अंदर 3 प्रकार का क्या पाया जाता है, 60S जो बड़ी उप इकाई है इसमें 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है 5S आरआरएनए, एक होता है 5.8S आरआरएनए और एक होता है 28S आरआरएनए। और छोटी उप इकाई के अंदर कौन सा होता है, 18S आरआरएनए। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4 प्रकार के आरआरएनए हो गए। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और 70S प्रकार के राइबोसोम के अंदर 2 प्रकार के क्या होते हैं, 2 इसकी उप इकाइयाँ होती है, एक बड़ी उप इकाई, एक छोटी उप इकाई। बड़ी उप इकाई का नाम क्या है, 50S। 50S जो है वो इसकी बड़ी उप इकाई है। छोटी उप इकाई 30S है। 50S जो बड़ी उप इकाई है इसके अंदर 2 प्रकार के आरआरएनए मिलेंगे, एक तो 5S आरआरएनए और एक 23S आरआरएनए। और 30S के अंदर कौन सा होगा, 16S आरआरएनए होगा। अब ये टोटल कितने आरआरएनए हो गए, 3 प्रकार के आरआरएनए हो गए। ठीक है, अब हम इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तो मैं कार्य की यहीं पे बात कर लेती हूँ। कार्य क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसके कार्य को पढ़ा था। ये क्या करता है, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को mRNA के ऊपर जोड़ता है। ठीक है, हमने mRNA पढ़ा था, ऐसा mRNA होता है, इसके ऊपर कोडोन लगे होते हैं, इस तरह से कोडोन लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि राइबोसोम जो है पहले आता है बड़ी उप इकाई इस तरह से जुड़ जाती है, फिर इसके नीचे यहाँ पर छोटी उप इकाई जुड़ जाती है, और इसके अंदर होता है आरआरएनए। ठीक है, अब जो मैंने बताया था आपको टीआरएनए, ये टीआरएनए इधर से आएगा और सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर ये मुझे पता है ऐसा तो नहीं होता है, पर यहाँ पर ये जुड़ेगा। तो बड़ी उप इकाई जो है ना, आरआरएनए काम क्या करता है देखना, आरआरएनए टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है। ठीक है, ये टीआरएनए इसमें प्रवेश कर जाता है। इसमें कुछ साइट होती है, ए साइट, पी साइट, ई साइट, ऐसी साइट आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम की स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब इसमें आएगा, तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या करता है, टीआरएनए को बड़ी उप इकाई से जोड़ने का काम करता है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज, ये अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। जो अमीनो अम्ल थे, जैसे ये अमीनो अम्ल 1 हो गया, ये दूसरा अमीनो अम्ल हो गया, इनके बीच में बंध बनाने का काम भी कौन करेगा, आरआरएनए करेगा। ठीक है, तो ये इसका कार्य हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया, चलो मिटा दो इसको। मिटा दो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आरएनए की, जिसका कि नाम है संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए। ठीक है, संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए। तो भैया एमआरएनए जो है वो बहुत छोटा सा प्यारा सा आरएनए, कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा जो आरएनए है हमारा एमआरएनए, एमआरएनए जो है उसको हम कहते हैं संदेशवाहक आरआरएनए, सॉरी आरएनए, आरआरएनए कहाँ से आ जाएगा, संदेशवाहक आरएनए, या फिर इसी को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए।
अब संदेशवाहक नाम क्यों दिए गए हैं? अभी भी आपने पढ़ा तो था इसका कार्य, संदेश की तरह ही तो काम करता है, इसके ऊपर संदेश ही तो होते हैं, इसी को देख देख के तो टीआरएनए क्या लाता है, अमीनो अम्ल लाता है। खैर वो दूसरी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आरएनए का कितना प्रतिशत होता है। तो ये कुल आरएनए का कितना होता है? 1 से 5% होता है। कुल आरएनए का कितना होता है? 1 से 5% ये होता है। ठीक है भैया। इसका निर्माण जो है वो डीएनए से होता है, केंद्रक में होता है और इसका निर्माण केंद्रक में होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका निर्माण किससे होता है? तो डीएनए से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? डीएनए से होता है। तो हम क्या कहते हैं भी, केंद्रक में होता है और आनुवंशिक डीएनए से उसका निर्माण होता है। ये आरएनए टेम्पलेट की तरह भी कार्य करता है। टेम्पलेट की तरह क्या? टेम्पलेट की तरह ही कार्य करता है। टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। कार्य क्या हो गया भाई? ये टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोडोन लगे होते हैं, उसी को पढ़ कर टीआरएनए क्या लाता है? अमीनो अम्ल लाता है। कहाँ से? कोशिका द्रव्य से। बस इतना ही इसको पढ़ना है। बाकी ये तो और भी है कि भाई कि एमआरएनए नाम किसने दिया? जेकब एंड मोनार्ड ने दिया। ठीक है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, नाम किसने दिया? जेकब एंड मोनार्ड ने एमआरएनए नाम दिया। ठीक है, अब इसका भी आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ लेते हैं टीआरएनए की स्ट्रक्चर फटाफट से। उसके बाद में ये क्लास हमारी हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि आज क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने आरएनए के बारे में पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, अभी टीआरएनए बाकी है ना, जाना नहीं है। तो तीसरा प्रकार जो है हमारा, वो है हमारा कौन सा? टीआरएनए। और टीआरएनए को ही हम कहते हैं कौन सा? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, या इसी का और नाम क्या है? स्थानांतरण आरएनए। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये अमीनो अम्ल को लाता है ना, स्थानांतरित करता है। ठीक है भैया, चलो पहली चीज तो ये सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटा आरएनए, छोटा आरएनए है। ठीक है, ये कुल आरएनए का कितना प्रतिशत होता है? 10 से 15%। 10 से 15% होता है कुल आरएनए का। निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण केंद्रक में ही होता है। और किसके द्वारा होता है? ये किससे होता है? तो डीएनए से होता है। आनुवंशिक डीएनए से इसका निर्माण होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है कि भाई इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे अनुचलक आरएनए भी कहा जाता है। अनुचलक आरएनए भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तो ये कार्य क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण के समय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी स्ट्रक्चर बताओ, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में करवा रही हूँ। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको लाता है कौन लाता है? ये पकड़ के लाता है ना। अमीनो अम्ल के वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब समझो ध्यान से भैया। पहली चीज़ तो ये सबसे छोटा आरएनए है। ठीक है, कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? आरआरएनए होता है ना। निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में, और डीएनए से होता है। इसे अनुचलक आरएनए भी कहा जाता है। कार्य क्या है? ये प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको उठा कर लाता है, उनके वाहक का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं फटाफट से। चलो इसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो वैसे तो टीआरएनए की एक बहुत ही जटिल संरचना है, बहुत जटिल संरचना है।
तो टीआरएनए जो है, हम जानते हैं कि आरएनए जो है वो एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, यानी एक रज्जुकी होता है। समय हमेशा ध्यान रखना कि आरएनए जो है वो एक रज्जुकी होता है, लेकिन टीआरएनए एक रज्जुकी नहीं होता है। होता है एक रज्जुकी, लेकिन कैसे, क्या मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी ये समझ में आएगा। तो टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर है, टीआरएनए की जो संरचना है, टीआरएनए की संरचना, इसका एक मॉडल दिया था जिसे हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, जो लौंग का पत्ता होता है ना, लौंग का पत्ता, वैसा ही ये टीआरएनए दिखाई देता है, क्लोवर लीफ मॉडल। और ये मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था हॉली नामक वैज्ञानिक ने। हॉली नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। आ गई बात समझ में? कैसा दिखाई देता है? ये लौंग के पत्ते की समान दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, किसने दिया था, क्या है जो, फिर मिटा रही हूँ मैं इसको, है ना। चलो, क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था? हॉली नामक वैज्ञानिक ने। अब ये क्लोवर लीफ मॉडल होता क्या है? देखो, वैसे तो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये देखो सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको इस तरह से आरएनए पड़ा है, और अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो इसके जो नाइट्रोजनी क्षारक होंगे वो आमने सामने आ जाएंगे, और वो नाइट्रोजनी क्षारक क्या कर देंगे? आपस में हाइड्रोजन बंध बना देंगे, है ना। तो दिखाई कैसा देगा? ये द्विरज्जुकी दिखाई देगा। होता एक रज्जुकी है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन मुड़ने की वजह से इसके नाइट्रोजनी क्षारक आमने सामने आ जाते हैं और वो हाइड्रोजन बंध बना देते हैं। अब ये कैसा दिखाई देता है, चलो देखते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गोले गोले लगा दो, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये गोला ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना। ये लो, ऐसे लगा दो, ठीक है। ये दिखाई देगा क्या आपको इतना, या इसको थोड़ा ऊपर बनाऊं? नीचे ज़्यादा ही हो गया, नहीं दिखाई देगा, है ना। छोटा सा बना देती हूँ थोड़ा, है ना। ये कम, अब ये अब भी दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, थोड़ा दिखाई दे रहा है ना। चलो कोई नहीं। हाँ भैया, तो ये आपको टीआरएनए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब समझना ध्यान से, टीआरएनए है तो इसका 5' एंड भी होगा, 3' एंड भी होगा। तो यहाँ पर कर लो इसका कौन सा 5' एंड, यहाँ पर कर लो इसका 5' एंड, और इसका जो 3' एंड है वो यहाँ पर कर लो, 3' एंड हो गया, ठीक है। यहाँ इसका 5' एंड होता है, यहाँ पर इसका 3' एंड होता है। अब समझना ध्यान से, इस 3' एंड के ऊपर यहाँ पर 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक युग्म पाया जाता है, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक युग्म पाया जाता है, और वो कौन सा होता है? CCA। हमेशा ध्यान रखना कि 3' एंड के ऊपर इसके एक नाइट्रोजनी क्षारकों का युग्म पाया जाता है, कौन सा? CCA। इसे हम ग्राही सिरा भी कहते हैं। 3' एंड को हम क्या कहते हैं? ग्राही सिरा भी कहते हैं। ग्राही सिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर आकर अमीनो अम्ल जो है वो जुड़ते हैं, यहीं पर अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 3' एंड को ही क्या कहा जाता है? ग्राही सिरा भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अमीनो अम्ल जुड़ेंगे वो अपने COOH समूह द्वारा जुड़ेंगे, COOH समूह द्वारा जुड़ेंगे, ठीक है। COOH समूह द्वारा जुड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो अमीनो अम्ल के अंदर अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है? बीच में CH2 लगा दो, इधर COOH लगा दो, इधर एक NH2 ग्रुप लगा दो, है ना, एमीन ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो ये अपने COOH द्वारा यहाँ पर जुड़ता है, और यहाँ पर 3' के ऊपर यहाँ पर, अच्छा ये 3' तो है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है? OH समूह होता है, और ये होता कौन सा है? 3' होता है, 3' एंड होता है। और 5' के ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है?
5 डैश के ऊपर हमेशा क्या लगा रहेगा, ग्वानिन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ग्वानिन लगा रहेगा। भैया सुन लो ध्यान से कि ये एक टीआरएनए है। टीआरएनए वैसे तो एक रज्जु की होता है, लेकिन ये फोल्ड होने की वजह से ये आपको द्विरज्जु की दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि ये एक सिरा, एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है और दूसरी ये है, ऐसा नहीं होता है, एक ही होता है। लेकिन ये घूमने की वजह से आमने सामने इसके नाइट्रोजनी क्षारक आने की वजह से इनमें हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। इसमें 5 डैश श्रेणी के ऊपर हमेशा ग्वानिन लगा रहेगा, 3 डैश श्रेणी के ऊपर OH समूह लगा रहता है और इस पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह लगा होता है, जैसे CCA क्रम में होता है। CCA क्रम में इसका न्यूक्लियोटाइड का एक समूह लगा रहता है। इसको ग्राही सिरा भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर आकर अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। अमीनो अम्ल यहीं पर आकर जुड़ते हैं और यहाँ पर किसके द्वारा जुड़ेंगे, वो COOH द्वारा यहाँ पर इस सिरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब समझना ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या होंगे, नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, आमने सामने क्या होंगे, नाइट्रोजनी क्षारक आ जाएंगे और वो क्या किसके द्वारा जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो यहाँ भी नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ भी नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, और यहाँ भी नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, अब जहां जहां मैं नाइट्रोजनी क्षारक बना रही हूं, जहां जहां मैं नाइट्रोजनी क्षारक बना रही हूं, इनको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, भुजा या आर्म्स कहते हैं। ठीक है, जहां जहां मैं नाइट्रोजनी क्षारक बना रही हूं, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक आमने सामने आ जाने की वजह से, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से ये दोनों भुजाएं जो है वो आपस में जुड़ जाती है। तो इनको तो हम क्या कहेंगे, भुजाएं। जहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको तो हम कहते हैं भुजाएं। लेकिन इनमें कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक तो पाए जाते हैं, लेकिन उनके सामने कोई और नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है और वो किसी और, यानी कि वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ठीक है ना, तो लूप के अंदर मैं वैसे नहीं बनाना चाहिए मुझे ये, इस तरह से नाइट्रोजनी क्षारक तो होते हैं लेकिन मुझे ये नहीं बनाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखाना है अपने को, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनके सामने कोई और नाइट्रोजनी क्षारक नहीं आते हैं, तो इसकी वजह से वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध जहाँ पर नहीं बनेंगे वो उसको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए लूप। ये क्या हो गए, ये लूप हो गए। ये भी एक लूप, ये भी एक लूप और ये भी एक लूप। अब दूसरी चीज, इसके अंदर यहाँ पर एक छोटी भुजा और पाई जाती है। वैसे तो भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी भुजा पाई जाती है। वो भुजा किसी काम की नहीं होती है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई मेन काम नहीं होता है, तो इसलिए इसको याद नहीं रखना है। इसको वेरिएबल आर्म बोलते हैं लेकिन हमारे कोई काम की नहीं है। तो लूप जो होते हैं, लूप के अंदर नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं लेकिन उनके सामने कोई और नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है। अब इसके सामने नाइट्रोजनी क्षारक कहाँ से आएगा, नहीं होगा ना। तो इसके सामने कोई नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे उनको हम कहेंगे लूप। आगे बात समझ में। अब सबसे पहले बात करते हैं इस लूप की। तो इस वाले लूप को हम कहते हैं टी साई सी लूप। क्या कहते हैं, टी साई सी लूप। ठीक है, इस टी साई सी लूप के अंदर देखो, टी का मतलब होता है थाइमिन, थाइमिन। सी का मतलब होता है यहाँ पर साइटोसिन, साइटोसिन। और साई जो है यहाँ पर वो एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है जिसका कि नाम है क्या, स्यूडो यूरिडिन। स्यूडो यूरिडिन नाम का यूरिडिन है ना, स्यूडो यूरिडिन नाम का एक नाइट्रोजनी क्षारक आ जाता है। ठीक है, और ये काम क्या करेगा, तो ये क्या काम करता है, इसका काम क्या है, इसका काम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसका कार्य है, ये अपने इस लूप के द्वारा यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है। ये लूप क्या करता है, इस लूप का कार्य मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। कार्य क्या है इसका, यह लूप टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ता है। बड़ी उप इकाई से जोड़ता है, बड़ी उप इकाई से जोड़ने का काम करता है। कौन सा, टी साई सी लूप। अब सामने ध्यान देना, यहाँ पर ये जो लूप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला थोड़ा सा मैं ऊपर इसको और बना लेती हूँ क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देगा, है ना।
नीचे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं ये लूप बना रही हूँ। तो इस लूप के अंदर यहाँ पर इस लूप को पहली चीज़ तो क्या कहते हैं, इसको एंटी कोडोन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी कोडोन लूप कहेंगे, एंटी कोडोन लूप कहते हैं। एंटी कोडोन लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, कोडोन तो पड़े रहते हैं, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड पड़े रहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड पड़े रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके ऊपर विपरीत प्रक्रम के अंदर, जैसे कि मान लो कि ये mRNA है, ये mRNA है, ठीक है, तो mRNA है, mRNA के अंदर मान लो कि यहाँ पर उसके अंदर mRNA के अंदर भी क्या है, कोडोन है, यहाँ पर मान लो कोडोन है, और यहाँ पर कोडोन कौन सा है, मान लो AUG प्रकार का कोडोन है, तो इसके विपरीत जो है इस tRNA के अंदर यहाँ पर कोडोन होगा। अब इसके विपरीत कैसे होगा, A का विपरीत क्या होगा, A किससे जुड़ता है, A वैसे तो T से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर T नहीं है, T के स्थान पर क्या होगा, U, तो यहाँ पर U हो जाएगा, U के स्थान पर A और G के स्थान पर C, G के स्थान पर C, यानी कि mRNA का विपरीत कोडोन होता है यहाँ पर विपरीत कोडोन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो अमीनो अम्ल है वो 20 टाइप के हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के tRNA होंगे, तभी तो उसके 20 प्रकार के की बोल रही हूँ, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो एंटीकोडोन जो लूप है उसके ऊपर क्या होगा, विपरीत कोडोन लगा होगा, mRNA का विपरीत कोडोन लगा होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है एंटीकोडोन लूप, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर विपरीत कोडोन लगे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं DHU लूप, DHU लूप। अब DHU लूप का पूरा नाम क्या है, डाईहाइड्रो यूरिडिन, डाईहाइड्रो यूरिडिन लूप कहते हैं इसको, डाईहाइड्रो यूरिडिन लूप कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम क्या है इसका, एमिनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन, मुझे लिखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं मिल रही, चलो मैं एक बार mRNA को मिटा दी हूँ, इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। रिकॉग्निशन लूप, एमिनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये है कि ये वाला जो सिरा जहाँ पर क्या जुड़ रहा था, अमीनो अम्ल जुड़ रहा था, अमीनो अम्ल एक्चुअल में सक्रिय नहीं होते हैं, वो कोशिका द्रव्य, अच्छा ये लाएगा कहाँ से, कोशिका द्रव्य से ना। तो कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल जो होते हैं वो निष्क्रिय रूप में पड़े होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, इस लूप के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका कि नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम पड़ा रहता है जो क्या काम करेगा, ये अमीनो अम्ल को सक्रिय करेगा और क्या करेगा, अमीनो अम्ल को यहाँ पर 3' के ऊपर जुड़वाने का काम भी यही करेगा। कौन करेगा, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। सबसे पहले अमीनो अम्ल एसिल सिंथेटेज एंजाइम जो है अमीनो एसिड को क्या करेगा, सक्रिय करेगा और उसको कहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, 3' एंड के ऊपर जोड़ने का काम करेगा। ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, tRNA की, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना। चलो ठीक है, tRNA की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है। अगर वापस इसमें कोई प्रॉब्लम आए या अगर आपको समझ में नहीं आए तो देखो मैं वापस रिवाइज करवाने में तो करवा दूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और इतने तो बच्चे रुकेंगे भी नहीं। तो आप एक बार इसको वापस पीछे करके थोड़ा रिवाइज कर लेना इस क्लास को, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, 3' एंड के ऊपर OH समूह होता है और इसके ऊपर एक क्रम होता है, CCA का न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। 5' के ऊपर हमेशा ग्वानिन, ये पूछा जाता है कि 5' के ऊपर कौन सा होगा, ग्वानिन होगा। भुजाएं होती है, भुजाएं में हाइड्रोजन न्यूक्लियोटाइड आमने सामने आ जाता है जिससे हाइड्रोजन बंध बन जाता है। जहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा उनको लूप कहेंगे। लूप कितने हैं, 3 टाइप के, एक है टी-साइसी लूप, एक एंटीकोडोन लूप और एक कौन सा है, DHU लूप। अच्छा कार्य समझ लो इनका। टी-साइसी लूप क्या काम करता है, ये लूप जो है tRNA को
इस पूरे टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जोड़ने का काम करेगा। इसके ऊपर एंटीकोडॉन के ऊपर एंटीकोडॉन लगे होते हैं जो एमआरएनए के ऊपर कोडॉन को पहचान कर फिर अमीनो अम्ल को लाने का काम करते हैं। अमीनो अम्ल इससे जुड़े होंगे, लेकिन अमीनो अम्ल को सक्रियता कौन सा लूप प्रदान करता है? डीएचओ लूप, डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप। इसी का एक नाम क्या है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज डिकॉग्निशन लूप। और इसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, ये अमीनो अम्ल को सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है भैया, ये टीआरएनए का कार्य समाप्त, यानी पूरा आरएनए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक आएगा अपना जो डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन आने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़े रहिए क्लासों से। इस तरह से भाग्य मत है ना, ये नहीं कि भाई आज की क्लास देखिए, दूसरी क्लास 3 दिन बाद में, 4 दिन, बहुत पास में एग्जाम है और मेरे पास स्पेशली इस लेसन के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि ये लेसन तो आपको कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। तो मैं ये लेसन कंप्लीट करवा रही हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ आप भी जुड़े रहिए और उन बच्चों को भी ये क्लासेस शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर बाद में भी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी कल ही ले लूँगी और उसके अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन। ठीक है, ओके, आज क्लास यहीं तक। थैंक यू।